हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाठी कहानी का सारांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारांश है। ये सारांश जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। ठीक है, लाठी कहानी का सारांश हो या फिर उद्देश्य, इन दोनों में से एक तो पक्का पूछेगा ही। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि लाठी कहानी के सारांश को बहुत ही इजी वे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये कहानी आपको सुनने मात्र से याद हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं ये इसे बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी कम समय में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं लाठी कहानी का सारांश एक्चुअल में है क्या। स्टूडेंट, लाठी कहानी का सारांश, इसको लिखा किसने है? शिवानी जी ने लिखा है, जैसे कि आपको पता भी होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक डेमो की तरह समझा देती हूँ। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट करके, ताकि आपको सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, लाठी एक घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, इस कहानी की जो नायक है उनका नाम है कप्तान जोशी। ठीक है, कप्तान जोशी की एक पत्नी है जिनका नाम है बानो। ठीक है, तो बानो का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे सैनिटोरियम हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। बानो जो है वो 6 की मरीज हो जाती है, यानी कि 6 रोग की। ठीक है, तो वो मरीज हो जाती है तो उसे सैनिटोरियम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं। तो वो ऐसा नोटिस देते हैं कि आप इन्हें घर ले जाइए और रूम को खाली करिए। तो कुछ इस प्रकार से वो नोटिस देते हैं कप्तान जोशी को। तो बानो इस बात को सुन लेती है, तो वो सोचती है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। तो वो क्या करती है, रात भर इन्हीं सब बातों को सोचती रहती है और सुबह उठते ही वहां से वो चली जाती है। तो सुबह जब जोशी जी को बानो नहीं मिलती है और अगले दिन घाट पर साड़ी मिलती है बानो की, तो सोच लेते हैं कप्तान कि बानो अब मर गई है, अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन लगभग 10 साल बाद जो है लाठी बन करके बानो आती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लाठी की कहानी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1। अभी तो मैंने आपको ऊपर से बताया, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि किस प्रकार से लाठी कहानी का सारांश है और किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है लाठी कहानी का सारांश। ठीक है, लाठी कहानी का सारांश डालने के बाद आपको इसमें जितने भी मेन वर्ड होते हैं जो, ठीक है, उसको आपको ब्लैक पेन से डालना है और सारे ब्लू पेन से डालना है। ठीक है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, अदरवाइज किसी और पेन का यूज नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तो मैंने ये एडवाइस लगभग बहुत सारे वीडियो में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपनी राइटिंग सुंदर करने के चक्कर में वो कलर वाइज पेन का यूज करते हैं, जैसा कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही यूज किया जाता है, अदरवाइज किसी और पेन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये सलाह आपको हर एक वीडियो में देती हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से सुना करिए और ये गलती कभी मत किया करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं लाठी कहानी का सारांश है क्या। देखिए, लाठी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है। ठीक है, इस कहानी में जो है किसका वर्णन है? कप्तान जोशी का वर्णन है। कथानायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? अत्यधिक प्रेम करते हैं, यानी कि ये करता है। देखिए, कथानायक कौन है? यानी कि कप्तान जोशी जी हैं। ठीक है, और इनकी पत्नी का क्या नाम है? बानो नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। विवाह के तीसरे दिन के बाद ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ जाता है। कहाँ जाना पड़ता है? बसरा जाना पड़ा। विवाह के 3 दिन बाद ही कप्तान जोशी को कहाँ जाना पड़ा? बसरा जाना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। जब वह गए थे युद्ध में तो बानो कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की थी। ठीक है, अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धुले। ठीक है, मतलब भतीजे जो थे उनके, उसके वो कपड़े धोती थी और उनकी जो नंदे थी, यानी कि जो कप्तान जोशी की 7 बहनें थी, वो उसे ताने भी सुनाती थी। किसको? बानो को। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए।
ससुर के होज बुने आदि, मतलब उसने अपने नंदों के ताने सहे, भतीजों के कपड़े धुले और ससुर के होज बुने। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने इतना कुछ सहा था। आगे देखिए आगे क्या है, उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई, उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। तो कुछ इस प्रकार से उसे मानसिक प्रताड़ना भी दिया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इन सब कारणों से निरंतर घुलती रही बानो, इन सब को सुन के इसी वजह से वह घुलती रही। फिर बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चरपाई पकड़ लेती है। क्या होती है? चरपाई पकड़ लेती है। बानो जो है वो क्षय रोग की मरीज बन जाती है, इन्हीं सभी को सोच सोच के, यानी कि टेंशन लेकर के। ठीक है, और बहुत सारे काम भी करती थी जिस वजह से वह क्षय रोग की मरीज हो गई। जब कप्तान 2 वर्ष बाद लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सैनिटोरियम अस्पताल भेज दिया है। 2 साल के बाद कप्तान जोशी जो घर पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि क्षय रोग से मरीज होने पर सैनिटोरियम भेज दिया गया है। किसको? बानो को। ठीक है, आगे देखते हैं। वह दूसरे ही दिन वहां पहुंच गया, मतलब अस्पताल पहुंच गया दूसरे ही दिन। ठीक है, आगे देखिए। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। ठीक है, तो जैसे ही बानो देखती है कप्तान जोशी को, उसके सारे आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वो आंसुएं ही बता देती हैं कि किस प्रकार से उसने सब कुछ सहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। आगे देखिए आगे क्या है। सैनिटोरियम के डॉक्टर ने बानो की मौत, ठीक है यहाँ पर मौत होगी, तो मौत नजदीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का उसे नोटिस दिया। ठीक है, किसको नोटिस दिया? कप्तान को दिया। ठीक है, यानी कि जोशी को नोटिस दिया कि बानो को अब यहाँ से ले जाइए और कमरा खाली कर दीजिए, क्योंकि अब उसकी बचने की उम्मीद जो है वो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। बानो समझ गई कि उसे सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, मतलब बानो समझ गई कि मुझे अब यहाँ से छोड़ने का जो है वो नोटिस मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो समझ जाती है। आगे देखते हैं, जिसका अर्थ कि अब वह नहीं बचेगी, तो वह यह सोच लेती है कि मुझे यहाँ से अब छोड़ने का आदेश मिल गया है और मैं अब बच नहीं पाऊंगी, तो ऐसा कुछ वो सोचने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा। ठीक है, देर रात तक उसे समझाता रहा, बहलाता रहा। आगे देखिए, जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सोने चला गया। आगे देखिए, आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको आगे आप लोग समझते हुए चलिए। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली। दूसरे दिन क्या मिली? नदी के घाट पर बानो की जो है साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई है। ठीक है, तो अगले दिन जब उसे साड़ी बस मिली और उसकी लाश भी नहीं मिली तो कप्तान ने सोचा कि अब बानो लगता है नदी में डूब करके मर गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सोच लेता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे लगभग 10 वर्ष बाद, ठीक है 10 वर्ष यानी कि 10 साल बाद, ठीक है, नैनीताल में वैष्णो देवी के दल में उसे लाठी मिलती है। उसे कौन मिलती है? लाठी मिलती है। किसको मिलती है? कप्तान जोशी को। ठीक है, तो कप्तान उसे पहचान लेता है, तो उसको देखते ही क्या करता है, उसे वो पहचान लेता है। लाठी को देखते ही उसे पहचान लेता है कि वही बानो है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाठी है यही बानो थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था। मतलब उसका जो क्षय रोग था उसको गुरु महाराज ने औषधियों के द्वारा ठीक कर दिया था। आगे देखिए, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज दोनों चली गई थी। उसकी जो स्मरण शक्ति थी यानी कि जो पहचानने की क्षमता थी वो, और उसकी जो आवाज थी वो दोनों चली गई। ठीक है, आगे देखिए, अब ना तो वह बोल सकती और ना ही उसे अपना अतीत याद है। ठीक है, तो अब वह नहीं कुछ बोल ही पा रही थी और ना ही उसे कुछ पहले की बातें याद थी कि उसका पति कौन है या फिर पहले की बातें, कुछ भी उसे याद नहीं था। ठीक है, वह वैष्णवी देवी के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। ठीक है,
तो वैष्णवी दल के साथ जो आई रहती है उन्हीं के साथ वो वापस चली जाती है, क्योंकि वो कप्तान को देखकर पहचान भी नहीं पाती है और ना ही उसे कुछ याद होता है। तो वो जिनके साथ आई थी यानी कि वैष्णवी देवी के दल के साथ आई थी उन्हीं के साथ वह चली भी जाती है। तो इस प्रकार कप्तान जो है वो स्वयं को खोखला महसूस करते हैं, बहुत ही अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से था आपके लाठी कहानी का उद्देश्य। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कहानी थोड़ी सी बड़ी जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा ही लिखिए। मैंने आपको इस कहानी को समझाने के लिए इस तरीके की समरी के तौर पे पहले आपको बताया और फिर आपको पूरा डिटेल दिया ताकि आप लोग सारे बातों से रूबरू हो सके, क्योंकि जब तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहेगी तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैंने पूरी कहानी को आपको एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आपको इसको अपने बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही लिखना होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखिए। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आई होप आप लोग समझ करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट, अगर आप लोग लाठी कहानी का उद्देश्य देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो लाठी कहानी का उद्देश्य और सारांश दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से किसी एक को आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।